हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि मैं नए नए एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ रीटा जुड़े हुए हैं, जो कि करेंटली अभी आइजर कोलकाता से एमएससी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आज आइजर कोलकाता में एडमिशन कैसे लेते हैं और उधर का रिसर्च एक्सपीरियंस, क्योंकि जितने भी आइजर्स हैं वो सब के सब इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आइजर कोलकाता का इन्वायरमेंट और उधर का एकेडमिक कैसा है, और उनका जो वो रिसर्च करवाते हैं उसका हम बात करेंगे रीटा से आज। ठीक है, तो सबसे पहले रीटा, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो रीटा ने विद्यासागर यूनिवर्सिटी कोलकाता से बीएससी पास आउट है रीटा। ठीक है, तो आपने ऑब्वियसली सबको पता है, और मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर हम एमएससी के लिए आईआईटीज और आइजर्स में या आईएससी बेंगलोर में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमको एक जैम का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके थ्रू, हाँ, उसकी रैंक के थ्रू हम कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जेम के एग्जाम की हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, तो मैं आप सभी को बता दूं कि रीटा की जो जेम में रैंक रही है, ऑल इंडिया 903 रैंक रही है। ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया रैंक है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने कब सोचा रीटा कि मुझे एमएससी के लिए, केमिस्ट्री इनका बैकग्राउंड है, तो एमएससी के लिए आपने कब सोचा? एमएससी में तो जब मैंने कॉलेज कॉलेज इंटर किया है, तब से मैंने सोचा था कि मैं आगे एकदम हायर स्टडी करूंगी। एम बीएससी के बाद एमएससी करूंगी, उसके बाद पीएचडी का तब नहीं सोचा। जब मैंने 12th कंप्लीट करके बीएससी में इंटर किया है, तब मैंने पीएचडी तक सोचा नहीं है। बट ऐसा सोचा है कि बीएससी बीएससी के बाद एमएससी करूंगी, उसके बाद वो देखा जाएगा क्या करूंगी। बट एमएससी करूंगी वो पहले से ही मेरा वो दिमाग में था कि एमएससी करूंगी मैं। और एमएससी आइजर या आईआईटी से करूंगी वो कॉलेज की सेकेंड ईयर से। मुझे प्रोफेसर लोगों से और मेरा मैं ट्यूशन लेती थी। बीएससी में हमारे सिलेबस ऐसा था कि मुझे ट्यूशन लेना पड़ा। कॉलेज में सर लोग इतना कंप्लीट नहीं कर पाते थे, इसलिए ट्यूशन लेना पड़ता था। तो ट्यूशन की सर ने भी बहुत गाइड किया, बहुत बोला कि हाँ ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, तुम लोग जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही। ओके, सो बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर में इनको लगा कि हाँ, मेरे को एग्जाम के थ्रू जाना है। ठीक है, ऑब्वियसली गाइडेंस उसी के लिए तो मैं इंटरव्यू करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये बातें पहुंचे कि हम आईआईटी जाने का रास्ता केवल जेई का ही नहीं है। ठीक है, हम आईआईटी जैम देके भी आईआईटीज में पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो अब जैम के एग्जाम की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैम की प्रिपरेशन कैसी थी आपकी, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि जो आपने गलतियां करी, ठीक है, वो आप आगे आने वाले स्टूडेंट्स को बता सकें? यस रीटा। तो मैंने जैम के लिए आन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया था। तो मेरा एक सीनियर सीनियर था, वो अभी आईआईटी कानपुर में है। और रिसेंटली वो पीएचडी के लिए अमेरिका यूएसए जा रहे हैं। तो वो मुझे बोला कि तुम जैम के लिए अन अकेडमी से प्रिपेयर कर सकते हो, वो बहुत अच्छे है। मैंने अन अकेडमी मैं ज्वाइन किया, तो उसके बाद एक साल प्रिपरेशन लिया अच्छे से। और मेरा जो ट्यूशन टीचर था और कॉलेज के प्रोफेसर, वो लोग भी बहुत हेल्प किया मुझे ये एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा गलती जो था कि मैंने सिलेबस तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई मैं इतना सब। कॉलेज की पढ़ाई, उसके साथ मैंने टोटल सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाई। तो वो तो एक गलती थी मेरा, गलती था। बट सबसे बड़ा गलती कि मैंने रिवीजन बहुत कम किया, मैंने बहुत मतलब मुझे जो जितना करना चाहिए था उतना मैंने नहीं किया। और टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज मैंने दिया था, बट उतना नहीं दिया जितना मैंने जितना देना चाहिए था। तो मैंने दो तीन दी थी। बट मुझे लगा कि ये एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज देना, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम एग्जाम के टाइम पे वो 3-6 आवर पे कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट है बहुत टाइम मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए
टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। और रिवीजन, तो रिवीजन बहुत करना चाहिए। वो जो मैंने बहुत लोग ऐसा करता है कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में वो रिवीजन नहीं करता है, वो जो भी उसका कंप्लीट है सिलेबस वही नहीं करते हैं रिवीजन। तो उससे भी वो इक्वेशन भूल जाते हैं, तो एग्जाम के टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा याद आते हैं बट कंप्लीट नहीं कर पाते। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, उसके साथ टेस्ट सीरीज, ये मुझे लगता है कि ये चाहिए कंप्लीट। कोई सिलेबस कंप्लीट भी कर ले बट वो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सो जैसा कि तो आपको रीटा की बातों से ही लग रहा था कि उनको अभी भी माइंड में है कि मेरे को अगर मैं और रिवीजन कर लेती या और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेती तो और अच्छी रैंक मैं अचीव कर सकती थी, वो उनकी बातों से ही झलक रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इसी चीज के लिए बात कर रहे हैं कि जो गलतियां या जो मिस्टेक्स हम कर देते हैं उनके बारे में आगे जो आने वाले स्टूडेंट्स है वो थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, कि हर प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और टाइम टू टाइम रिवीजन, ठीक है, मैं भी जेई नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो यही कहता हूँ कि ज्यादा करने के चक्कर में हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो बेसिक होता है वो भी हम कई बार कुछ चैप्टर्स का भूल जाते हैं। ठीक है, और जैम एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि सिलेबस वाइड होता है। ठीक है, सिलेबस बहुत कम नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस बहुत होता है। तो बेसिकली बीएससी के साथ जो कि कोलकाता में मैंने वो सुना है कि बीएससी भी बहुत ऐसे मतलब कि आप केवल एक दिन पढ़ के गए उससे बीएससी पास नहीं होती है। ठीक है, बहुत अच्छा बीएससी का लेवल रहता है वहाँ पे। तो आपको वो ध्यान में रखते हुए आपने जैम में इतनी अच्छी रैंक अचीव करी, तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो बीएससी के साथ अच्छी रैंक है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात इतना करने अच्छा वाले भी है हैं। बट हाँ, राइट। ठीक है, क्योंकि अब जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसके बारे में हमको अच्छा ही सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जिस करियर पाथ में अब आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अच्छी रैंक के लिए हम उससे बेटर रैंक के लिए, जैसे मेरी भी ऑल इंडिया रैंक 83 थी, बट अनएक्सपेक्टेड और टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, और रिवीजन टाइम टू टाइम, कम से कम मैंने भी गिनती नहीं है उन टेस्ट की जितने मैं टेस्ट दिए थे मैं एक कोचिंग से। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर दें और हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज दें और एक कोचिंग लें सेल्फ स्टडी में। होता है कि सेल्फ स्टडी से आप रैंक अचीव कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि हमको एक गाइडेंस मिलती है तो हम ज्यादा अच्छा और जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना उनके पास वेल एक्सपीरियंस होता है कि आपको कैसे मैनेज करनी है चीजें। तो जैसा कि रीटा ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप उस चीज का ध्यान रख सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट्स में हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले आप एक कोचिंग ले सकते हैं फॉर गाइडेंस। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा आप पूरा कोचिंग पे डिपेंडेंट रहें। दूसरा, पीवाईक्यू, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप उस एग्जाम की पूरी जो बुक आती है 20-25 साल की, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम का बहुत ज्यादा आइडिया होता है ना। और तीसरा, पीवाईक्यू रिवीजन। पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू से बहुत वो नॉलेज आ जाती है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो पीवाईक्यू अच्छा चाहिए। यस, मैंने तो 2005 से 2023 तक पीवाईक्यू किया था, यस, तो पीवाईक्यू करना चाहिए। बिल्कुल। पीवाईक्यू, मैं भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके एग्जाम का आइडिया हमको होना चाहिए। और चौथा, प्रैक्टिस आपकी इतनी शानदार होनी चाहिए कि जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो 3 घंटे के एग्जाम में, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आपका माइंड सेट होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस, मेरे हिसाब से रीटा टेस्ट सीरीज ही हमको कॉन्फिडेंस देती है। जितना हम टेस्ट देते जाते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जैसा रीटा ने 903 रैंक ली और देन फिर काउंसलिंग करवाई, तो रीटा आइजर कोलकाता का कैसे सोचा, मतलब मेरे को आइजर कोलकाता में जाना है या और इंस्टीट्यूट में आपने काउंसलिंग की थी? यस रीटा। मैंने तो पहले आईआईटी के लिए काउंसलिंग किया था, बट आईआईटी, मेरा आईआईटी धनबाद आया था। ओके। तो आईआईटी धनबाद प्रोफेसर के साथ बात की, जो जो ट्यूशन के सर प्रोफेसर, वो उसके साथ उन लोग के साथ बात किया था। वो लोग बोला कि आईआईटी धनबाद से आइजर कोलकाता बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर में अगर तुम रिसर्च करना चाहो तो आइजर कोलकाता बेस्ट ऑप्शन।
तो मैंने उसके बाद मैंने आइजर कोलकाता के बारे में मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैंने आइजर कोलकाता जाऊंगी। पर मेरा एक सीनियर जो मैंने पहले ही बोला था कि आईआईटी कानपुर में है, वो मुझे बोला कि आइजर कोलकाता तुम एप्लीकेशन कर दो। अगर वो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा नाम आएगा या नहीं, 903 में आएगा या नहीं, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं। बट मैंने देखा कि शॉर्ट लिस्ट में मेरा मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था, तो मैंने इंटरव्यू दी, तो ओके। सिलेक्शन भी हो गया। ओके। सो आइजर, जैसा कि आपने दो तीन बार आपके सीनियर का नाम लिया जो कि आईआईटी कानपुर से पास आउट है, मैं भी आईआईटी कानपुर से एमएससी मैंने पास आउट की है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कितना रोल प्ले करता है कोई पर्सन जो आपकी नॉलेज में होता है? ठीक है, क्योंकि आपने दो तीन बार नाम लिया तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ हमको गाइडेंस करने वाला होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स को बात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना बात ही नहीं कर पाते। ठीक है, आजकल का जो टाइम है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा सीनियर, या फिर ऐसा कुछ हमको फील होता है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन उन स्टूडेंट्स को? यस रीटा। एक्चुअली क्या होता है, कोई अगर थोड़ा पीछे रैंक करता है, 903 या 1000, ऐसा कोई कोई रैंक करता है, वो लोग सर सोचता है कि कुछ नहीं होगा, ये रैंक से कुछ नहीं होगा। मैंने भी सोचा था कि कुछ नहीं होगा, मेरा मुझे वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ही करना पड़ेगा एमएससी। बट सीनियर से मेरा वही वही वो सीनियर से मेरा बात हुआ करता था, इसीलिए वो मुझे सजेशन दे पाए कि तुम आइजर कोलकाता की एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर वो ऐसे कोलकाता में आ जाता है एक्चुअली, 1000 या 1500, इन अगर इनके अंडर में अगर रैंक हो तो आ जाता है। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये ऐसा रैंक पे कोई आइजर कोलकाता में मेरी लिस्ट में नाम आ जाएगा या नहीं। तो मैंने आइजर पुणे पे भी एप्लीकेशन किया था, आईआईसी बैंक, हाँ आईआईसी बैंगलोर में नहीं किया था मैंने। तो वो मैंने सीनियर सीनियर के नहीं पूछा था, इसीलिए मेरा एक गलती रह गया कि मैंने आईआईसी बैंगलोर का नहीं सोचा। अगर मैंने एक बार किसी को पूछ लेती कि आईआईसी बैंगलोर में भी ये रैंक के अंडर में वो मेरी लिस्ट में नाम आ जाता, मैंने मैंने पहले बाद में मैंने देखा है कि 3000 रैंक पे भी वो मेरी लिस्ट में उन लोगों को इंटरव्यू के लिए पूछा, मैंने कॉल किया है। तो वो तो एक गलती गलती रह गया। बट आइजर कोलकाता मैंने किया था और मेरा मेरी लिस्ट में नाम आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सीनियर से अगर गाइडेंस मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो मैंने आज आइजर कोलकाता में अगर नहीं होती मैंने, तो सीनियर का बहुत रोल होता है अगर यस, कोई सीनियर गाइड करता है। बिल्कुल रीटा बिल्कुल सही बात कह रही है। जैसे उसको आईसी बेंगलोर के बारे में नहीं पता था कि 3000 रैंक तक वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, तो रीटा इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल ओपन किया है। ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वो सब एक ही जगह आ जाए, और सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज हो कि क्या चीज में क्या करियर हम अच्छे से परस्यू कर सकते हैं। राइट। अब हम हर पर्सन का एक अलग अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आपका खुद का अपना एक एक्सपीरियंस है कि मैं पहले स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिसकी 1000 रैंक के अप्रोक्स है, और वो आइजर कोलकाता में है, और जो अभी खुश है कि हाँ मेरे को अगर पता नहीं होता तो शायद मैं आइजर कोलकाता से नहीं किसी यूनिवर्सिटी से कर रही होती है एमएससी। राइट। तो हमको नॉलेज हुई, देन हम आइजर कोलकाता में आज एमएससी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं कि आइजर कोलकाता में एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है रीटा? यस। इंटरव्यू के बारे में अगर बोलूँ तो इंटरव्यू बहुत इजी रहता है। प्रोफेसर लोग बहुत जनरल बहुत फंडामेंटल तक, मैंने फंडामेंटल से क्वेश्चन करता है। वो तो पहले पूछता है कि तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट कैसा कैसा है, ऑर्गेनिक या तुम कैसा प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हें पसंद है, कि ऑर्गेनिक पसंद है या इनऑर्गेनिक, तो वो पूछता है। तो उसके बेसिस पे ही पहले क्वेश्चन करता है जनरली। मैंने ऑर्गेनिक बोला था, मेरा प्रेफरेंस लिस्ट में पहले ऑर्गेनिक बोला था, उसके बाद इनऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल बोला था। तो मुझे पहले ऑर्गेनिक से ही क्वेश्चन पूछा था, और बहुत जनरल सा क्वेश्चन पूछा था। ऐसा नहीं कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ऐसा नहीं है। बहुत जनरल क्वेश्चन, एकदम बेसिक। किसी को अगर बेसिक क्लियर हो तो
और कोई चिंता की बात नहीं है कि मेरा होगा या नहीं। अगर वो एकदम बेसिक से एकदम ठीक ठाक क्वेश्चन के उत्तर आंसर दिया तो वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने भी बहुत मुझे पहला वो मेरा आइजर कोलकाता का इंटरव्यू पहला इंटरव्यू था, उसके पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि क्या होगा, क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा। बट बहुत हेल्प किया वो प्रोफेसर लोग। मैंने जहां जहाँ पे थोड़ा अटक रहा था मेरा, तो प्रोफेसर लोग मुझे बहुत हेल्प किया कि तुम ऐसा सोच सकते हो, ऐसा ऐसे सोच सकते हो। बट मैं ऐसा भी नहीं सोचा कि मेरा हो जाएगा। तो बाद में लास्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया। तो खुश था कि हो गया। बट क्या बोलूं, मेरा कोई नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम कॉन्फिडेंटली जो बोलोगे एकदम कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि अ, अगर वो क्वेश्चन तुम्हें आता है तो तुम कॉन्फिडेंटली बोलो, और अगर नहीं आता है तो ठीक ठीक है, छोड़ दो, जो बोल दो कि नहीं आई कैन रिमेम्बर एट दिस टाइम। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस नर्वस मत हो, ठीक हो जाएगा। ओके। सो बेसिकली इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस, चाहे किसी भी चीज का इंटरव्यू हो, ठीक है, उसमें मेन तो आप कॉन्फिडेंस रहे। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, जैसा कि रीटा ने बताया कि आपको घुमाना नहीं है उनको, ठीक है। तो आप अगर उनको घुमाएंगे, क्योंकि आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, आप उनको घुमा नहीं सकते हो, राइट। तो आप जेन्युइन आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि ठीक है, मेरे को अभी ये रिमाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। देन फिर आप उस वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप घुमाएंगे तो आपसे ज्यादा शातिर लोग, अच्छे लोग, दिमाग वाले आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्फिडेंस, एंड सेकंड जैसा कि रीटा ने बताया, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपने जेएम की प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है वो सब काम आता है, ठीक है। जैसे कि रीटा को आज भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं और अच्छा कर लेती। बट रीटा, क्या हमने जो भी आपने प्रिपरेशन की वो आपको काम आई इंटरव्यू में, राइट? हाँ, बेसिक का ही बेसिक से पूछता है कोई, अगर नेम रिएक्शन हो तो कोई अ, मुझे तो मुझे बोला था कि तुम्हारे अभी जो मन में आ रहा है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन आ रहा है, तुम बोर्ड पे जाके लिखो। तो मैंने पहले एल्डोल रिएक्शन लिखा था, उससे ही क्वेश्चन किया था। उसके बाद में थोड़ा प्रोडक्ट पे क्वेश्चन किया कि प्रोडक्ट कैसे ओके। सो इस्तेमाल। मतलब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। और जो आप प्रेफरेंस देते हैं इंटरव्यू में, उससे ही आपसे इन जनरल बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक इंटरव्यू रहता है आइजर कोलकाता का, ठीक है। सो आइजर कोलकाता में एडमिशन आपने ले लिया है, आपका लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी एमएससी सेकेंड ईयर में है रीटा अभी आइजर कोलकाता में, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फर्स्ट ईयर का मतलब मेरा जो बीएससी था, बीएससी और बीएससी का जो शेड्यूल था, जो स्ट्रक्चर था, इससे यहाँ का स्ट्रक्चर पूरा अलग है। तो मेरे एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस वो तो सब कुछ अलग है। मुझे पहले पहले थोड़ा दिक्कत हुआ था कि वो कैसे मैंने एग्जाम का मैंने पैटर्न मुझे इतना आता नहीं था। मैंने पहले पहले इतना मेरा वो एग्जाम का रिजल्ट इतना अच्छा भी नहीं हुआ करता था। बट बाद में मुझे पता चला कि यहाँ का पैटर्न ऐसा है कि हम्म, क्या होता है यहाँ का कि यहाँ का तो ऑटोनोमस है। वो यहाँ का हमारा यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि वो यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आता था, मुझसे हम लोग को वो एग्जाम देना पड़ता। बट यहाँ का कि यहाँ का प्रोफेसर लोग की क्वेश्चन करता है। और अगर ये पता चलता है कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, वो अगर पता चल जाता है तो वो कोई मतलब मुझे तो पहले नहीं पता होगा कि यहाँ का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। एक क्या बोलूं, मैंने हम लोग को इतना पता नहीं था कि यहाँ का क्या होगा। मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। बट उसके बाद में ठीक हो गया। तो वो तो जनरल है कि कोई अगर न्यू जगह पे जाओगे तो तुमको थोड़ा दिक्कत तो आ जाएगा, बट बाद में वो सॉल्व हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ओके। ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात कह रही है रीटा, ठीक है। क्योंकि जब मैं भी आईआईटी कानपुर में पहुंचा था, तो एग्जाम पैटर्न से लेके और किस तरीके के बच्चे जो आसपास आपको मिलते हैं,
ठीक है, कोई 49 रैंक का, कोई 43 रैंक का, और उनके दिमाग जब आपके आसपास मिलते हैं, और प्रोफेसर्स का पढ़ाने का तरीका, ठीक है, वो ऐसे ओपन बुक एग्जाम लिए हुए हैं हमारे, ठीक है, सीधा बोला गया है हमको कि आप बुक लेके आना अलाउ है, आपको नोट्स लेके आना अलाउ है, ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मजाल है कि ये क्वेश्चन हिल जाए आपसे, ठीक है, आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, और क्वेश्चन आते हैं केवल 4 से 5। और कई बार इस तरीके के भी पेपर होते हैं, ठीक है, कि आप ओपन बुक लेके जा सकते हो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, की उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन भी बहुत रेयर है कि हाँ आपसे थोड़ा बहुत वो हिल जाए। तो इस तरीके का लेवल है आइजर्स और आईआईटीज का। इसलिए जब वहां से बच्चे निकलते हैं तो उन बच्चों में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो अब आपको तो अब जैसे स्टार्टिंग में जो भी बिल्कुल आपने सही कहा कि एक नॉर्मल हम कॉलेज से और जब आइजर और आईआईटीज की तरफ जाते हैं तो एक नया इन्वायरमेंट लगता है, ठीक है, और कंपटीशन इतना देखने को मिलता है कि हर बच्चा लगा हुआ है रात रात भर, ठीक है, और नंबर आते हैं उसके 2 या 4, ठीक है, पूरे 30 में से या 50 में से, ठीक है। वो आपका ही नहीं, वो सबके साथ होता है रीटा, ठीक है, क्योंकि हम जब बात करते हैं लोगों से तो पता लगता है कि दुनिया इतनी छोटी नहीं है, ठीक है, दुनिया में हमारे जैसे लोग भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इसीलिए हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, अभी तो आपको सेकंड ईयर में हैं आप, और अभी काफी एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में कैसा रहता है, मतलब क्या सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं या फिर क्या चीज रहती है, और आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? यस। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे वो फर्स्ट हर सेमेस्टर में एक मिड सेम होता है और एंड सेम होता है। ओके। और मिड सेम के बीच में वो क्लास टेस्ट भी होता है। ओके। तो क्लास टेस्ट की वो नंबर भी फाइनल में ऐड होता है। तो सब वो क्लास टेस्ट दो, तो मिड सेम की पहले दो क्लास टेस्ट होता है, मिड सेम की बाद दो क्लास टेस्ट, उसके बाद एंड सेम, तो ओके। ऐसे होता है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो जूनियर आएंगे वो पहले इसका यहाँ का पैटर्न अच्छे से अगर वो जान ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने एक्चुअली क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी में लेट से 6 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, तो इसीलिए मैंने लेट ज्वाइन किया। यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे पता भी नहीं, मैंने आई हूँ यहाँ पर 1 वीक के बाद एग्जाम क्लास टेस्ट लेना स्टार्ट हो गया। तो मुझे कोई एग्जाम की कोई पैटर्न पता नहीं था कि कैसे होगा नहीं होगा। मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया, मैंने कर दिया था। बट अगर मुझे पता होता कि ऐसे एग्जाम हो गया न होगा इसका, सर ऐसे अलग हार्ड प्रोफेसर का आंसर क्या बोलूं, नंबर देने का अलग अलग पैटर्न यस। होता है यस। कि तुम अगर ये लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेगा, अगर तुम ये नहीं नहीं मेंशन करोगे तो मुझे नहीं नंबर मिलेगा, ऐसा होता है। तो तो मुझे ऐसा बोलना है कि जो जो भी क्या बोलूं, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी कोर्स हो, तो तुम अगर जान लो अच्छे से कि सर ने कैसा चाह रहा है कि तुम अगर ऐसे आंसर लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेगा। सीनियर से पूछ लो, पहले पूछ लो जो कैसा क्वेश्चन रहता है। अगर पीवाईक्यू अगर हो तो वो पहले जुगाड़ अरेंज करो कि पीवाईक्यू मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। हम लोग का अब सेकेंड सेमेस्टर में पता चला कि अगर पीवाईक्यू हम लोग अच्छे से अगर करता होता तो मुझे अच्छे से सब बड़े अच्छे नंबर मिल जाता। बट फर्स्ट सेमेस्टर का इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर सीजीपीए भी अच्छा नहीं रहा मेरा। पर सेकेंड सेमेस्टर में वो थोड़ा ठीक हो गया। ओके। पर वही कि जहाँ भी जाओ सीनियर से पूछ लो कि कैसा क्वेश्चन होता है, कैसे प्रोफेसर कैसे चाह रहा है कि तुम ऐसे आंसर लिखो। यस। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा रीटा ने, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स आईआईटीज, एनआईटीज और आइजर्स आईआईएससी में जाते हैं, उन सभी से यही बात मैं भी कहना चाहूंगा कि सीनियर लोगों से बात करें, ठीक है, बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, ठीक है। मैं जब गया था तो बहुत नया था, ठीक है, आपके सामने जो आज इतने लोगों से बात इंटरेक्ट कर पा रहा है पर्सन, ठीक है, वो बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था, ठीक है, वो किसी से बात नहीं करता था इन जनरल, ठीक है। तो अगर मैं इस उस टाइम से लेके और इस टाइम पे पहुंच सकता हूं ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितना बात करेंगे लोगों से, अपने सीनियर लोगों से, आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी,
ठीक है, आपको उतनी नॉलेज मिलेगी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की, चाहे वो आईएससी हो, चाहे वो आइजर हो, चाहे वो आईआईटी हो, कोई सी भी आईआईटी हो। ठीक है, मैंने आईआईटी बॉम्बे वाले सर का भी इंटरेक्शन किया है, मैंने आईआईसी बैंगलोर वाले का भी साथ भी इंटरेक्शन किया है। ठीक है, तो इन जनरल पॉइंट यही निकलता है कि हम जितना इंटरेक्शन करेंगे लोगों से, तो आपका जो माइंड है वो आपको पता लगेगा कि यार नहीं, चीजें ऐसे नहीं ऐसे भी होती है। ठीक है, तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो रीटा, जैसे आपने बताया कि एंड सेम और मिड सेम एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो कैसा रहता है, मतलब क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, क्या आइजर में कोई पर्टिकुलर हमको फर्स्ट ईयर से चॉइस लेनी होती है? क्योंकि आईआईटी कानपुर में तो ऐसा था कि आपको तीनों सब्जेक्ट कोर्स होते थे वहां पे तो। ठीक है, कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स है, सेकंड सेमेस्टर में ये कोर्स है, देन थर्ड और फोर्थ में आप इंटर्नशिप प्लस और फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क होता था। तो कैसा रहता है आइजर्स का? यस रीटा। हमारे फर्स्ट फर्स्ट ईयर में कोई ऑप्शन नहीं देते हैं। फिक्स कोर्स होता है इंक्लूडिंग एक लैब कोर्स, जनरल लैब कोर्स होता है। ओके। तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर के हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं दिया कि तुम ये भी ले सकते हो, ये कोर्स ले सकते हो। हम लोग को एकदम एक फिक्स कोर्स दे दिया था, तुम लोग यही लेना पड़ेगा। और ओके। थर्ड सेम से हम लोग को ऑप्शन दिया गया कि तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा जो मन है तो तुम उसको कोर्स ले सकते हो। और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का दो ऑर्गेनिक कोर्स था। उसके साथ लैब लैब कोर्स था, एक सिक्स कोर्स के अंडर में एक लैब कोर्स था, और दो ऑर्गेनिक का कोर्स था, दो फिजिकल का कोर्स था, और एक और इनऑर्गेनिक का कोर्स था। तो ऐसे फिजिकल इनऑर्गेनिक मिला के कोर्स में कोर्स रहता था, सिक्स कोर्स। फर्स्ट फर्स्ट सेम में सिक्स कोर्स, सेकंड सेम में सिक्स कोर्स, और ऑल द थर्ड सेम में भी सिक्स कोर्स होता है, इंक्लूडिंग एमएससी प्रोजेक्ट। एंड फोर्थ सेम में भी एमएससी प्रोजेक्ट एंड आई थिंक एक एक कोर्स होता है, एक ओके। सब्जेक्ट कोर्स होता है। ओके, सो प्रोजेक्ट थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है आइजर में? क्या? ओके। सो अभी आप किस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, और अभी मैंने शायद आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें स्टूडेंट्स को। मैंने अभी टोटल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल कंपाउंड में कर रही हूँ। मैंने ओलुके प्रोफेसर ओलुके विषय के अंडर में। ओके। अ, अभी तो अभी इंटर्नशिप का क्या सिनेरियो रहता है, मतलब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है या फिर अभी चल रही है? अभी चल रही है वो, जुलाई तक है इंटर्नशिप। ओके, सो उसके आप। बाद अगस्त से हम लोग का एमएससी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आप स्टूडेंट्स को कैसे, मतलब गाइड करना चाहेंगे कि आपको इंटर्नशिप, क्योंकि मैंने जितने भी पीएचडी और पोस्ट डॉक, जितना भी दो डबल पोस्ट डॉक, एक आईआईटी कानपुर से ही मैम है जो डबल पोस्ट डॉक कर चुकी है। ठीक है, तो उनसे जब बात करिए तो उसमें इंटर्नशिप बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आप भी आप आइजर से ही आपने इंटर्नशिप कर रहे हैं, राइट? ओके। सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आगे आपको, जैसे अभी सेमेस्टर आपका खत्म होने वाला है, तो क्या आपने थोड़ी बहुत रिसर्च चालू कर दी है कि मेरे को आगे किस करियर में आगे बढ़ना है, कि मेरे को पीएचडी में ही आगे बढ़ना है, या फिर मेरे को कहाँ से पीएचडी करनी है, इसमें आपका कुछ माइंडसेट अभी चल रहा है? हाँ, मैंने तो पीएचडी करूंगी। वो तो मैंने यहाँ यहाँ के आने के बाद मैंने सोची पीएचडी करूंगी। और पीएचडी मुझे तो इच्छा है कि मैं बाहर से ही करूंगी, कोई अब्रॉड से, मतलब अब्रॉड से ही करूंगी। बट अगर मिल जाए तो, अगर नहीं मिले तो मैंने आईआईसी बैंगलोर की सोचा हूँ। पता नहीं उन्हें कहाँ मिलेगा, बट पीएचडी करूंगी ये तो सोच लिया कि मैंने पीएचडी करूंगी। वो तो क्या ओके। बोलूं, वो तो लाख है कि कहाँ मिलेगा वो नहीं। यस यस, नहीं बिल्कुल, बट एक हमको पहले से ही, मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगा और आपके थ्रू सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमको सेकंड ईयर से ही एमएससी के हमको है ना कि तैयारी कर लेनी चाहिए किस चीज की, कि हमको पीएचडी अगर अब्रॉड से करनी है तो हमको प्रोफेसर से रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एसओपी बनानी होती हाँ है। ठीक है, तो और हमारा जो रिज्यूम है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि जो सामने वाला, आप जिसके सामने भेज रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड हो।
ठीक है, आपने 2 4 इंटर्नशिप कर रखी हो तो इस बेटर, बहुत बेटर रोल प्ले करता है आपके रिज्यूम में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो अगर आप टाइम के साथ, क्योंकि मैंने मेरे कलीग को देखा था, ठीक है, कलीग्स को देखा था, जो कि आधे तो पीएचडी ही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अब्रॉड से कर रहे हैं, कुछ आईएससी से कर रहे हैं, कुछ आइजर से कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही हमको थोड़ा सा एक्टिव रहना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लास्ट तक वेट करेंगे तो ऐसा होता है ना कि सारी सीट्स जा चुकी होती हैं। ठीक है, तो हमको अप्रोच करना होता है प्रोफेसर्स को सबसे पहले तो। ठीक है, तो आप इस रिगार्डिंग अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या अप्रोच होती है, यहाँ से हम कैसे जा सकते हैं। और सीएसआईआर नेट, और इंडिया में अगर आप करना चाहते हैं तो सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है, गेट के एग्जाम के थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटीज, आईएससी और आइजर्स में। तो रीटा, लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अभी तो आपकी काफी लंबी, जैसा कि आपने बताया कि आप अभी पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी की जर्नी का आप कैसा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होगी। तो जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, कि जैसा पहली प्रॉब्लम कि आपको जो रैंक चाहिए थी, लकीली कि वो रैंक आप उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप उस जगह बेटर हैं, क्योंकि डेस्टिनी किसी को नहीं पता होती। हो सकता है आप आईएससी आइजर कोलकाता, जो कि इंडिया लेवल पे 7 से 8 आइजर की हम बात करते हैं, उस बेस्ट इंस्टीट्यूट से आप एमएससी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हजारों बच्चों का सपना होता है वहां से एमएससी करने का। और सेकंड थिंग कि यहाँ से आप कहाँ पे जाते हैं वो भी अभी कोई मतलब आपकी जर्नी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें आती हैं आपके सामने, जब आप आइजर में पहली बार गए तो आपने प्रॉब्लम फेस करी कि यार कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, पेपर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आप क्या चीजें करते थे? मतलब काइंड ऑफ मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने जूनियर्स को मोटिवेशन टाइप, लेकिन एक रियल मोटिवेशन, ऐसा नहीं कि सुन के पंप होने वाला मोटिवेशन नहीं, जो एक्चुअल आप करते हैं, और 2 4 चीजें आप बताना चाहें। यस रीटा। तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, जो अगर कोई एग्जाम खराब हो जाए, जो जैसे कि मेरे हुआ था, मेरे के मैंने अगर एग्जाम खराब होता था पहले पहले, बहुत खराब, मेरा एग्जाम इतना उतना नंबर नहीं आता था कि जैसा मैंने बीएससी मेरा अच्छा रहा था कि मैंने अ, ठीक ठाक कर लेती थी। बट यहाँ के आने के बाद मेरा इतना एग्जाम के नंबर उतना नहीं आता था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है, मेरा क्या होगा। नंबर भी कम हो रहा है, फाइनल में रिजल्ट सीजीपीए अच्छा नहीं रहेगा। बट मैंने पहले सोचा कि जो हो गया तो सो हो गया। वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। तो मैंने एग्जाम होने के बाद, दूसरे एक एग्जाम होने के बाद अगर वो खराब हो गया तो उसके बाद मैंने इतना नहीं सोचती थी कि ये खराब हो गया। अब इतना मैं, अगर मैंने इतना मैं सोचती थी तो मेरा दूसरा भी एग्जाम भी खराब हो जाता था। तो ऐसे इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई खराब कोई बुरा सिचुएशन आ जाता है तो तुम इतना सोचना नहीं चाहिए कि ये हो गया। पर पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तो फ्यूचर के बारे में कि ये जो मैंने गलती की, मैंने किया वो गलती से किया, और कहाँ मेरा वो फॉल्ट रह गई कि मैं अगर ऐसा करती तो मेरा अच्छा होता। तो उससे तुमको सीखना चाहिए कि मेरा गलती कहाँ थी और मुझे कहाँ इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे ही तुम इम्प्रूव करोगे। तो ज्यादा ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि मेरा कम कम नंबर आ रहे हैं तो मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। या क्योंकि यहाँ का जस्ट फोर्थ सेमिस्टर होता है, अगर कोई अगर एक एग्जाम एक सेमिस्टर का सीजीपीए खराब हो जाए तो पूरा टोटल टोटल एवरेज कम हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा सोचना नहीं है। कोई एक रिजल्ट की एक रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर नहीं बताएगा। तो ठीक है, तो जो पास्ट में हो गया, उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचो कि वो मैंने गलती कर दी और फ्यूचर में मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी। बस। बिल्कुल। बिल्कुल, आप रीटा की बातों से ये सीख सकते हैं कि जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, हम हमेशा ऐसे ही बात करते हैं कि या तो हम पास्ट के सोच के परेशान रहते हैं या फ्यूचर को सोच के परेशान रहते हैं। ठीक है,
जो गया उसको तो आप बिल्कुल नहीं लेके आ सकते, वो कोई नहीं लेके आ सकता, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। और जो आने वाला टाइम है उसको आप बेटर बना सकते हैं, लेकिन वो बेटर जब ही होगा जब हम आज को बेटर करेंगे, ठीक है। और केवल सोचने से चीजें बेटर नहीं होती है, करने से चीजें बेटर होती हैं, ठीक है। इसी में मैं जैसे एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब जैसा कि रीटा ने बताया कि एक सेमेस्टर खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टोटल सीपीआई खराब हो जाएगी या टोटल एवरेज आपका खराब हो जाएगा। मेरा भी फर्स्ट जब क्विज लिया गया था आईआईटी कानपुर में, क्वांटम केमिस्ट्री का पेपर था, ठीक है। और सब बच्चों के ठीक मार्क्स आए थे, उसमें 7 मार्क्स थे 30 में से, ठीक है। और लेकिन जब सेकंड मिड सेम एग्जाम हुआ तो ओवरऑल जो मार्क्स थे 50 में से वो 41 अचीव किए, ठीक है। तो आईआईटी के प्रोफेसर ने भी बोला कि हाँ आपने गुड, आपने एफर्ट डाले हैं एग्जाम में। तो आपको एफर्ट डालने होते हैं, ना कि ये सोच के बैठना होता है कि यार मेरा ये एग्जाम खराब हो गया और मैं इतने बच्चों से पीछे हूँ, ठीक है। मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, ठीक है, कि केवल जो भी बच्चे नए आईआईटीज और आइजर्स और आईएससीज में जाते हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी नॉर्मल कॉलेज से, जो बिल्कुल ही अलग, मतलब जिनको कुछ आइडिया नहीं होता है, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है। वो बिल्कुल भी ना घबराए, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने सीनियर से बात करें और कुछ भी नहीं होता है, एक एग्जाम खराब होने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो सो मच रीटा, ठीक है, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। और जितनी भी आइजर से रिलेटेड आपको क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको जो कुछ भी पूछना हो इंटरव्यू से रिलेटेड, या फिर कैसा कोर्स वर्क होता है, कैसा पीएचडी के लिए, अभी तो रीटा जैसे सेकंड ईयर में है आइजर कोलकाता में, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जब भी टाइम होगा तो वो आपको आंसर करेंगी, ठीक है। और सेकंड थिंग कि अगर आपको जिस भी रिगार्डिंग आपको इंटरेक्शन चाहिए आने वाली वीडियोस में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच रीटा, ठीक है, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। थैंक यू। सो यू ऑल्सो। सो ठीक है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं। और मैंने आज तक तो नहीं बोला है लास्ट में जाते जाते कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बेल आइकन को बताएं, दबाएं, ठीक है। बट मेरे को ये सेकेंडरी प्रायोरिटी है, ठीक है, वो होता रहेगा। बट आपके सबके साथ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मैं आपके सामने लेके आता रहूं, ठीक है। इसी कॉन्फिडेंस से मैं ये हर वीडियो हर इंटरेक्शन करता हूँ। सो थैंक यू सो मच रीटा, ठीक है। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। चलो।